बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने मैनिफेस्टो में अगले 5 साल के पिंकी प्रोमिसेस वाली लिस्ट निकाल दी है। वैसे तो नेता लोग अपनी रैलियों में बड़े बड़े वादे और जुमले उछाल देते हैं। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। लेकिन मैनिफेस्टो में ये लोग थोड़ा संभाल के बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके जुमले रिटन फॉर्म में आ जाते हैं और एक डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड बन जाता है। वैसे तो अपने देश में कोई भी वोटर मैनिफेस्टो पढ़ के वोट देने जाता नहीं है, लेकिन जिनको भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है उनको इस डॉक्यूमेंट से ये पता चल जाता है कि किस पार्टी का क्या विजन रहने वाला है। बस इसीलिए मैंने दोनों मैनिफेस्टोस को बहुत अच्छे से पढ़ा है और इस वीडियो में एकदम डिटेल में आपको ये सारा कुछ समझा दूंगा। इन दोनों ही पार्टीज के कुछ प्रोमिसेस तो रीजनेबल है और कुछ ऐसे भी हैं जो बस हवा हवाई जुमले उछाल दिए गए। हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को, चाहे वो मजदूरी करे, खेती करे, छोटा जॉब करे, सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। मैं इन मैनिफेस्टोस के थ्रू इन दोनों पार्टीज की हिपोक्रेसी को भी एक्सपोज कर दूंगा, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे प्रोमिसेस हैं जो पिछले 15-20 सालों से दोनों पार्टीज प्रॉमिस करती आ रही हैं, लेकिन ये आज तक इन्होंने पूरे नहीं करे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। कुछ ऐसे भी प्रोमिसेस हैं जो रैलीज में तो ये लोग बहुत डिस्कस करते हैं, लेकिन मैनिफेस्टो में इस पर इन्होंने एक लाइन तक नहीं लिखी है। बस इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इस वीडियो के बाद आंखें खुल जाएंगी। आज भाजपा ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। Today, the main opposition, the Congress Party, has released its manifesto. ये जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है। शुरुआत मैनिफेस्टो के नाम से करते हैं। बीजेपी पिछले 10 साल से पावर में है, इसलिए इनकी सारी मैसेजिंग काफी पॉजिटिव है। ये अपनी स्कीम्स का बखान करते हैं और ज्यादातर प्रोमिसेस में इन्हीं स्कीम्स को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हुए अपने डॉक्यूमेंट में इसकी गारंटी दे रहे हैं। इसीलिए इनके मैनिफेस्टो का नाम है संकल्प पत्र और इसमें मोदी की गारंटी वाली बात कई बार कही गई है, जिसके थ्रू ये सिर्फ अगले 5 साल का नहीं बल्कि 2047 तक का विजन देश को दिखा रहे हैं। समर्थ भारत का सपना लेकर, विकसित भारत का सपना लेकर निकल पड़े हैं। बीजेपी वाले मोदी की गारंटी की बात राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में भी कर रहे थे, लेकिन ये टर्म इन्होंने कांग्रेस से चुराया हुआ है। हिमाचल के इलेक्शन में 10 गारंटी दी थी कांग्रेस ने और वो इलेक्शन कांग्रेस जीत गई थी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने इसी गारंटी वाले टर्म को भूल चुकी है। ये बोल रहे हैं कि मोदी ने देश के साथ अन्याय किया है और इसीलिए इनके मैनिफेस्टो का नाम है न्याय पत्र। यही सेम नेम इनका 2019 वाले मैनिफेस्टो का भी था, जिसमें कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी। अक्सर जो भी प्रोडक्ट फेल हो जाता है उसको बेचने के लिए कंपनीज एक नया पैकेट बना देती हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने एक बार फिर से सेम ही चीज को बिल्कुल सेम पैकेट में बेचने की कोशिश करी है। क्यों ऐसा लग रहा है कि 2019 का मैनिफेस्टो का थोड़ा सा रिपीट टेलीकास्ट है? चिदम्बरम साहब ने भी जिक्र किया था कि 2019 में भी हमने बताया था कि नौकरियां जाएंगी, ये सामाजिक अन्याय होगा, और अब हमने उसको और मजबूती से रखा है। तो क्या आप लोग, क्योंकि वो सफल नहीं हो पाया था, 2019 में मोदी सरकार वापस आ गई थी, जनता ने आपके मैनिफेस्टो को रिजेक्ट किया। अच्छा, एक बात बताइए, हम कह रहे हैं कि ये न्याय का पत्र है, तो न्याय पत्र अगर सफल नहीं होगा तो इसका कॉन्ट्रेरी क्या है? मतलब अन्याय जीतेगा। इनकी स्ट्रेटजी भी ठीक है। ये 10 साल से सरकार में नहीं है, तो ये टोटली नेगेटिव चीजों पर फोकस करते हुए ये बोल रहे हैं कि भैया हम आएंगे तो हम आपके साथ न्याय कर देंगे। अब नाम से आगे बढ़कर दोनों ही मैनिफेस्टोस की थीम को देखें तो ऊपर से काफी सेम लगती है। यूथ, विमेन, फार्मर, लेबर, यही 4 मेन थीम आपको दिखेंगी। कांग्रेस ने सोशल जस्टिस पर बहुत फोकस करते हुए हिस्सेदारी के नाम से भी इसमें एक थीम जोड़ दी है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखो तो थीम में भी एक बहुत बारीक डिफरेंस आपको दिखेगा। इनका जो सीक्वेंस आता है वो दोनों ही मैनिफेस्टो में काफी अलग है। इन मैनिफेस्टोस में थीम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो लिखा नहीं गया है, इसलिए जिस ऑर्डर में इन्होंने थीम्स लिखी है वो दिखाता है कि डॉक्यूमेंट बनाने वाला किस थीम को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, उसी को ये ऊपर रखेगा। जैसे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आप देखें तो एनवायरमेंट, नेशनल सिक्योरिटी और फेडरलिज्म जैसे जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम लास्ट में आते हैं। अब जो एनवायरमेंटलिस्ट कांग्रेस को इतने टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं वो थोड़ा चीटेड फील करेंगे अपने आप को इतना नीचे देखते हुए। नेशनल सिक्योरिटी के मामले में भी कांग्रेस की ज्यादा प्रायोरिटी नहीं, क्योंकि उसको भी इन्होंने काफी नीचे रखा है। वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का बखान करने वाली बीजेपी ने भी टेक और इनोवेशन को एकदम लास्ट में रखा है। मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। और सस्टेनेबिलिटी भी इनके मैनिफेस्टो में बिल्कुल एंड में आती है। हम क्या करते हैं, एसी कार में बैठ करके
जिम जाएंगे, जिम में बिजली जला करके पसीना निकालेंगे, फिर एसी कार में बैठ करके घर वापस आएंगे और फिर 5 स्टार होटल में जाकर के एनवायरनमेंट पर भाषण देंगे। लेकिन इनकी जो टॉप प्रायोरिटी, अब थोड़ा उसका भी ऑर्डर देख लेते हैं। ओवरऑल दोनों मैनिफेस्टोस को पढ़कर मुझे लगता है कि एक लाइन में देखा जाए तो कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस किए हैं, जिनमें से कुछ डेंजरस हैं और काफी सारे इम्प्रैक्टिकल भी हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के मैनिफेस्टो में नया कुछ नहीं दिखता है, वो वही सेम पुरानी स्कीम्स का रट्टा लगा रहे हैं और आगे इनको और बड़े लेवल पर चलाने का प्रॉमिस कर रहे हैं। एक तरह से बीजेपी के मैनिफेस्टो को आप काफी बोरिंग कह सकते हो। कांग्रेस आजकल कास्ट सेंसस की बहुत बात करती है, इसीलिए सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय इनके प्रोमिसेस में एकदम टॉप पर आता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी वाले अपनी वेलफेयर स्कीम पर बहुत फोकस करते हैं, इसीलिए इन्होंने सबसे ऊपर गरीब परिवारजन की बातों को रखा है। अगर थोड़ा सा डिटेल में देखो तो कांग्रेस ने सोशल जस्टिस के अंदर टोटल 23 प्रोमिसेस करे, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस और रिजर्वेशन को 50% से भी ज्यादा कर देने का प्रॉमिस है। कितना ज्यादा करेंगे ये नहीं बताया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 50% की लिमिट लगा रखी है, तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि आखिर ये 50% से ज्यादा बढ़ाएंगे कैसे। जाति जनगणना हम लागू कर देंगे। कल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने मुझे कहा कि तेलंगाना में काम शुरू है, जहां भी हमारी सरकार है हम जाति जनगणना कर रहे हैं। 50% का जो कैप लगाया है, आर्टिफिशियल कैप लगाया है, अनफेयर कैप लगाया है, इसको हम हटा देंगे। रिजर्वेशन का जो 50% का कैप है उसको खत्म कर देंगे। ये ईवीएस वाले 10% रिजर्वेशन को भी सारी कास्ट के लिए खोलने का प्रॉमिस करते हैं। पीडब्ल्यूडी के जो प्रोजेक्ट निकलेंगे उसमें भी ये एससी एसटी वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रायोरिटी देने की बात करते हैं, और जो भी नई जॉब निकलेगी उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी 1 साल के अंदर इनकी होगी कि एससी एसटी वाली जितनी भी वैकेंसी उनको फिल कर दिया जाए। रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप भी यहाँ पर डबल हो जाएगी। बाकी जो प्रोमिसेस हैं आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हो। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो ये आप स्किप भी कर सकते हो। बीजेपी वालों ने एससी एसटी रिलेटेड कुछ भी नया अनाउंस नहीं करा है, बस जो स्कीम्स चल रही है उनका बखान करते हुए दिखते हैं। सबका साथ सबका विकास नाम से इन्होंने सेक्शन बनाया, उसमें काफी कुछ लिखा है। कुछ प्रोमिसेस इन्होंने जो किए हैं वो आप स्क्रीन पॉज कर इनके लिए भी पढ़ सकते हो। यूथ के लिए अगर देखें तो कांग्रेस ने टोटल 8 प्रोमिसेस करे हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रॉमिस है कि हम एक नया एक्ट बनाएंगे, राइट टू अप्रेंटिसशिप, जिसमें 25 साल के कम उम्र वाले हर डिप्लोमा होल्डर और कॉलेज ग्रेजुएट को किसी भी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी के साथ 1 साल की इंटर्नशिप करने को मिलेगी और इस पूरे 1 साल में उसको 1 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी। प्रॉमिस कर दिया है, लेकिन इस पे कितना खर्चा आएगा ये शायद इन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं करा है। एक इंटरव्यू में बैठ के मैनिफेस्टो बनाने वाली जो टीम के मेंबर हैं उनको जर्नलिस्ट कैलकुलेट करके दिखा रहे थे कि साहब इतना खर्चा आएगा इसमें। हम लोग 10 लाख लोग लेंगे, एक रफ एस्टिमेट हो सकता है, लेकिन मेरा एस्टिमेट है, ये पार्टी का एस्टिमेट है, मैं आपको बस समझाने के तौर पे ठीक बता रहा हूँ। तो 10 लाख को अगर हम एक रफ कैलकुलेटर खोल लूं, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कितना हो गया? 1 लाख, 10 लाख, कैन यू काउंट? सॉरी मेरी मैथ्स बहुत ही पुअर है। अच्छा, ये कितने करोड़ हो गया? लाख, 1000 करोड़, अब 10,000 करोड़, अब मुझे भी ओके, सो उतना बड़ा नंबर नहीं है सर। इसके अलावा कांग्रेस ने एक अच्छा प्रॉमिस करा है कि गवर्नमेंट एग्जाम में जो अलग अलग एप्लीकेशन फीस लगती है उसको ये हटा देंगे। स्पोर्ट्स वालों को 10,000 रुपए पर मंथ की स्कॉलरशिप देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट की 30,000 वैकेंसीज को भी ये तुरंत भर डालेंगे। अब ये वाले सब बड़े अच्छे आइडियाज हैं, लेकिन इसके अलावा 2 ऐसे प्रोमिसेस हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। इनका प्रॉमिस है कि जिसका जिसका आज तक भी कोई भी पेपर लीक हुआ है इन सबको पैसे मिलेंगे। अब लाखों लोग अलग अलग पेपर देते हैं देश के अंदर, किसको कितना पैसा मिलेगा, कहां से बजट लाएंगे, ये सब कांग्रेस ने एक्सप्लेन नहीं करा है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये थीम आप कंटिन्यूअसली आगे सेक्शन में भी देखोगे। ये बात बात पर पैसे देने का प्रॉमिस कर रहे हैं। ये पैसे आएंगे कहां से ये एक भी जगह इन्होंने नहीं बताया। पेपर लीक वैसे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर प्रॉब्लम आप पैसे फेंक के सॉल्व नहीं कर सकते। दूसरा प्रॉमिस ये करते हैं कि 15 मार्च 2024 तक के सारे स्टूडेंट लोन्स को ये एक साथ माफ कर देंगे और बैंक्स को सारा पैसा सरकार देगी। देश में 97,000 करोड़ के स्टूडेंट लोन है, ये इतना सारा पैसा कहां से लाएंगे इसका इन्होंने कोई प्लान नहीं बताया। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में देखें तो यूथ के बारे में काफी सारे बात करती है, लेकिन मेनली स्टार्टअप्स को टारगेट करते हुए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप सीड फंड, ऐसे प्रोग्राम्स को ये एक्सपैंड करने की बात करते हैं। इन्होंने ये भी लिखा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते ही वो स्किल सीख जाए जिससे वो कमाना शुरू कर सके, लेकिन इस पर डिटेल में कुछ एक्सप्लेन नहीं करा है कि एग्जैक्टली कैसे करने वाले हैं। अब अल्टीमेटली गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड है, इसीलिए यूथ की एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इन्होंने स्टार्टअप को प्रमोट करने की बात करी है। इन्होंने ये भी लिखा है कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं इनके कैपेबिलिटी सेंटर, टेक सेंटर और जो इंजीनियरिंग सेंटर्स हैं वो भारत में और ज्यादा खोले जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी देखें तो भारत में 1600 ऐसे कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं जो पिछले 7 सालों में
$45 बिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं। बेसिकली अगर आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखो तो ये जॉब देने की जगह इंडस्ट्री को सेटअप करने की बात करते हैं ताकि नई जॉब्स क्रिएट हो सके। बाकी ये भी प्रॉमिस करते हैं कि गवर्नमेंट वैकेंसी भर दी जाएंगी, पेपर लीक रोक दिए जाएंगे, लेकिन पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो इन मामलों में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। इसीलिए इन प्रोमिसेस को मैं थोड़ा अनरिलायबल कैटेगरी में डालना चाहूंगा। एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई बात है एजुकेशन की, तो अब इसको देख लेते हैं। दोनों मैनिफेस्टो में इस पर काफी डिस्कशन हुआ है। कांग्रेस यहां पर भी पैसे बांटते हुए दिखती है। मैंने बताया था ना, ये लोन माफ करने की बात करते हैं। इसके अलावा 24 और इन्होंने प्रोमिसेस करे हैं। इसमें कुछ बेसिक प्रोमिस हैं, जैसे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें अमेंडमेंट करेंगे, टीचर्स की सारी वैकेंसी फिल कर देंगे। लेकिन जो प्रॉमिस मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो ये था कि प्राइवेट स्कूल्स की फीस को कंट्रोल करने के लिए ये स्टेट गवर्नमेंट से एक कमेटी बनाने के लिए बोलेंगे, क्योंकि जो एजुकेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स में आता है। लेकिन ये काफी जरूरी स्टेप है। मुझे लगता है सरकार किसी की भी बने, ये जो प्राइवेट स्कूल में फीस के नाम पर खुली लूट चल रही है ये रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के थ्रू 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, कांग्रेस प्रॉमिस करती है कि वो क्लास 12 तक एक्सटेंड कर दी जाएगी। ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। देखो, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन एक बेसिक राइट है और मैं पर्सनली इसे फ्री भी नहीं मानता। मुझे लगता है कि ये देश के फ्यूचर के लिए गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है जिसकी रिटर्न काफी ज्यादा बड़े अमाउंट में आ सकती है। लेकिन इसके आगे इन्होंने भी थोड़े हवाई सपने दिखाने की कोशिश करी है। ये स्टेट गवर्नमेंट्स को असिस्ट करेंगे कि हर एक तहसील के अंदर एक गवर्नमेंट कम्युनिटी कॉलेज खोला जाए, जहां पर डिजिटल मार्केटिंग से लेकर हॉस्पिटैलिटी, पैरामेडिकल, पैरालीगल, मैन्युफैक्चरिंग, इस तरह की जॉब्स की जो बेसिक ट्रेनिंग है वो दी जा सके। फिर ये लिखते हैं कि क्लास 9 से 12 के जो जितने भी स्टूडेंट हैं इनके पास मोबाइल फोन हो, ये बात सरकार इंश्योर करेगी। अब ये असिस्ट और इंश्योर कैसे करेंगे, कितना पैसा लगेगा, कहां से आएगा, सरकार का क्या रोल होगा, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, इस पर इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। दूसरी तरफ बीजेपी वालों ने यहां पर भी अपने पिछले 10 साल में जो इन्होंने IIT IIM बनवाए हैं उसका खूब बखान करा है। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि हम आगे और बनवाएंगे। कितने बनवाएंगे, कब बनवाएंगे, कहां बनवाएंगे, इस पर कुछ नहीं बोला है। एजुकेशन के अंदर बीजेपी की मेन थीम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके अलावा इन्होंने बस 1-2 नई चीजों की बात करी है, जैसे कि लो इनकम फैमिलीज को नई स्किल सिखाने के लिए ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज चलाएंगे। 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID पूरे देश में बना के ये इंश्योर करेंगे कि प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक जितना भी एनरोलमेंट है वो 100% हो और कोई भी बच्चा ड्रॉप ना करे। वैसे मुझे लगता है ये वाला जो बेसिक काम है इसके लिए पिछले 10 साल काफी थे और अभी तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी ये प्रोमिसेस की कैटेगरी में पड़ा हुआ है। कांग्रेस वालों ने पूरे देश के अंदर नई नई लाइब्रेरीज खोलने की भी बात करी, लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो में प्राइवेट स्कूल की फीस कंट्रोल करना, कोई नई स्कॉलरशिप निकालना, लाइब्रेरी खोलना, इस पर इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि या तो एजुकेशन की फील्ड में करने के लिए बीजेपी के पास ज्यादा आइडियाज नहीं है, या फिर इन्हें लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ही इन्होंने सब कुछ कवर कर दिया है। इन दोनों ही केसेस में मैनिफेस्टो वाइज अगर एजुकेशन सेक्टर को लेकर जो आप प्लान देखेंगे वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आपको ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड दिखाई देंगे एज कंपेयर टू बीजेपी। इसके बाद बात आती है विमेन वोटर की। ये काफी इंपॉर्टेंट वोटर सेगमेंट होता है। कांग्रेस ने यहां पर टोटल 14 बड़े प्रॉमिस करे। इसमें भी सबसे बड़ा प्रॉमिस फ्रीबी का ही दिखाई देता है। एक बार फिर से कांग्रेस पैसे बांटने की यहां पर भी बात कर रही है। ये बोलते हैं कि महालक्ष्मी स्कीम के थ्रू हर गरीब फैमिली में से एक महिला को साल भर में 1 लाख रुपए सरकार मुफ्त में यूं ही ऐसे बांट देगी। राहुल गांधी बोलते हैं कि ये पैसे खड़ाखट उनके बैंक अकाउंट में आते रहेंगे। अगर हर महिला 8 घंटे घर के बाहर जॉब करती है और फिर 8 घंटे घर में जॉब करती है, मगर 8 घंटे के लिए आपको पैसा मिलता है, मगर जो घर में आप काम करती हैं उसके लिए आज तक आपको किसी सरकार ने पैसा नहीं दिया। इसीलिए हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हर साल, 8,500 रुपए हर महीने। अब ये खटाखट किस टैक्स पेयर की जेब काट के निकाला जाएगा, इस पर इन्होंने कुछ नहीं बताया है। मुझे ऐसा लगता है कि एक के बाद एक फ्रीबीज हर सेक्शन में कांग्रेस ने इसीलिए प्रॉमिस कर दी है कि इन्हें भी पता है कि सरकार तो बननी नहीं है, तो कुछ भी प्रॉमिस कर दो। क्योंकि ऑनेस्टली अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो टैक्स पेयर के सारे पैसे तो इस तरह के फ्रीबीज को बांटने में खत्म हो जाएंगे, तो फिर देश कैसे चलाया जाएगा पैसों से, ये सोचने वाली बात हो जाएगी। खैर, विमेन के लिए कांग्रेस ने और भी प्रॉमिसेस किए हैं, जैसे कि सरकारी नौकरियों में अब से विमेन के लिए 50% जॉब्स रिजर्व करी जाएंगी। पिछले वाले सेक्शन में भी आपने देखा था कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को कांग्रेस 50% से एक्सीड करने की बात कर रही थी। यहां पर भी रिजर्वेशन की बात हो रही है। ऐसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जितने रिजर्वेशन इन्होंने प्रॉमिस कर दिए हैं, अगर इनको जोड़ दे तो मामला 100% से क्रॉस कर जाएगा। लेकिन विमेन वाले सेक्शन में कांग्रेस के कुछ बड़े आइडियल और अच्छे प्रोमिसेस भी हैं। ये पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक स्पेसेस, स्कूल, कॉलेजेस, इन सब जगह पर फ्री सैनिटरी पैड्स की वेंडिंग मशीन लगवाएंगे, ऐसा प्रॉमिस करते हैं। इसके अलावा हर पंचायत में विमेन की लीगल एड के लिए एक
अधिकारी मैत्री अपॉइंट होगी। महिला बैंक को भी ये फिर से चालू करने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर हर एक डिस्ट्रिक्ट में विमेन हॉस्टल भी खोलेंगे। ये वाले जितने भी प्रॉमिस है काफी आइडियल है, अगर इंप्लीमेंट हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। सरकार किसी की भी आए, मुझे लगता है इस पर इन्हें काम करना ही चाहिए। बाकी एक पॉइंट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, आप भी ध्यान से सुनना। इसमें कांग्रेस ने प्रॉमिस किया है कि मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, गार्जियनशिप, इनहेरिटेंस, इन सब में विमेन को भी इक्वल राइट नहीं मिलता है, तो हम इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए जितने भी लॉज हैं देश के अंदर उनको रिव्यू किया जाएगा। ये बात सुनकर यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी याद नहीं आती है। कांग्रेस ओपनली वैसे तो यूसीसी को अपोज करती रहती है, लेकिन उनके फीचर्स को अडॉप्ट करती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी, जिसके लिए शुरू से ही विमेन वोटर काफी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कोई भी फ्री भी तो प्रॉमिस नहीं करी है, लेकिन जो 1 लाख रुपए विमेन तक पहुंचाने की बात है वो बीजेपी वाले भी कर रहे हैं। लेकिन जो इनकी अप्रोच है वो कांग्रेस से बिल्कुल अलग है। इनके प्रोग्राम का नाम है लखपति दीदी। इसके अंदर जो अंडर प्रिविलेज विमेन है उनको 1 लाख रुपए फ्री में नहीं मिलेंगे, उनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग और बिना इंटरेस्ट वाले लोन्स सरकार प्रोवाइड करेगी और इसके थ्रू सरकार की कोशिश रहेगी कि वो विमेन हर साल काम करके 1 लाख रुपए कमा पाए। कांग्रेस 1 लाख रुपए फ्री में देने की बात कर रही है और बीजेपी वाले 1 लाख रुपए कमाने के लिए उन्हें तैयार करने की बात कर रहे हैं। यहां पर मुझे पर्सनली बीजेपी की अप्रोच ज्यादा बेटर लगती है, क्योंकि फ्यूचर में इसके रिटर्न काफी बड़े लेवल पर आ सकते हैं। बीजेपी एक क्लेम करती है कि ऑलरेडी 1 करोड़ से ज्यादा विमेन इस पूरी स्कीम का बेनिफिट ले चुकी हैं और अब इस नंबर को वो 3 करोड़ करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा विमेन की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको बीजेपी वाले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ओएनडीसी और एकता मॉल जैसी स्कीम से लिंक करने की बात कर रहे हैं। इन्होंने यह भी प्रॉमिस किया है कि हर पुलिस स्टेशन में विमेन के लिए एक डेडिकेटेड शक्ति डेस्क बनाया जाएगा, जिसकी एक अलग से हेल्पलाइन होगी। यह स्टेप इन्होंने क्राइम अगेंस्ट विमेन को कंट्रोल करने के लिए लिया है। कांग्रेस की तरह इन्होंने भी विमेन के लिए हॉस्टल्स बनाने की बात करी है, लेकिन जैसे कांग्रेस हर डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रॉमिस करती है, ये बीजेपी वाले कहते हैं कि हर इंडस्ट्रियल या कमर्शियल सेंटर के पास हॉस्टल खोले जाएंगे। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक गोल लगता है। कांग्रेस वाला आइडियल है लेकिन शायद उतना प्रैक्टिकल नहीं है। इसके अलावा बीजेपी ने सर्वाइकल कैंसर को एलिमिनेट करने के लिए भी एक फोकस इनिशिएटिव चलाने की बात करी है। ये मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। अभी कुछ टाइम पहले पूनम पांडे की डेथ वाली कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, वहां पर भी सर्वाइकल कैंसर के अराउंड ही कॉन्वर्सेशन क्रिएट करने के लिए वो पूरा खेल किया गया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला अप्रोच थोड़ा कैजुअल था, तो अगर बीजेपी इस पर अवेयरनेस फैलाना चाहती तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा कुछ वो बिल्कुल भी ना करें। पिछले 2-3 सालों से बीजेपी के अगेंस्ट बहुत सारे फार्मर प्रोटेस्ट हुए और इन प्रोटेस्ट और कुछ पॉलिटिकल रीजन की वजह से भी बीजेपी ने फार्म लॉ तक को वापस ले लिया था। इसलिए लोग गेस कर रहे थे कि इस बार तो बीजेपी वाले फार्मर्स को लेके कुछ बड़े बड़े प्रॉमिस कर देंगे, लेकिन फिर से ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर बीजेपी की एक हिपोक्रेसी भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि पहले बीजेपी वाले एमएसपी का प्रॉमिस करते थे, लेकिन अब इन्होंने एमएसपी को लीगल गारंटी बनाना हो या 23 फसलों पर एमएसपी देना हो, ऐसा कोई प्रॉमिस अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है। बस जो स्कीम्स चल रही है जैसे किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, इनको ही एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा भारत में 22% जो अनाज है वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है। इनको सॉल्व करने की बात बीजेपी ने फार्म लॉज में करी थी, लेकिन फिर पॉलिटिक्स बीच में आ गई, फार्म लॉ वापस ले लिए। लेकिन अब अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने एटलीस्ट स्टोरेज फैसिलिटीज, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात तो करती है। इसके अलावा अक्सर न्यूज में आता है कि सब्जियों के दाम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। किसान को प्याज 2 रुपए में बेचना पड़ रहा है, लेकिन मार्केट में वो 100 रुपए पे मिलता है। इसको सॉल्व करने के लिए बीजेपी ने कुछ नए क्लस्टर्स और स्टोरेज फैसिलिटीज बनाने का प्रॉमिस करा है, जो सब्जियों पर फोकस करेंगे। बाकी जो मोटा अनाज यानी कि ज्वार, बाजरा, रागी, जिसको मिलेट बोला जाता है, उसको सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रमोट करने की बात ये कर रहे हैं। और इसी को प्रमोट करने के लिए 2023 में हमारी सरकार ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी डिक्लेयर कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस को देखें तो ये प्रॉमिस करते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से एमएसपी को लीगल गारंटी बनाया जाएगा। इस प्रॉमिस में बस एक प्रॉब्लम है, स्वामीनाथन कमेटी ने एमएसपी पर लीगल गारंटी के लिए कभी नहीं बोला है। ये बात 2002 की अभिजीत सेन कमेटी में आई थी। ये रिपोर्ट भारत सरकार के पास 2006 में आ गई थी और इसके अगले 8 सालों तक देश में कांग्रेस की सरकार थी। तो यहाँ पर कांग्रेस की भी हिपोक्रेसी दिखती है। जो प्रॉमिस तब 8 सालों तक इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, एक बार फिर से अपने मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं। बिल्कुल बीजेपी की तरह इनकी एक और पुराने मैनिफेस्टो वाली हिपोक्रेसी आपको दिखाता हूं। अपने 2019 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने एपीएमसीज को हटाने की बात करी थी और यही बात जब फार्म लॉ के थ्रू सरकार ने इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी तो कांग्रेस इसके अगेंस्ट में आ गई। और अब अपने प्रॉमिस से बिल्कुल 180 डिग्री जाते हुए कांग्रेस कहती है कि हम एपीएमसीज को तो मजबूत करने पे काम करेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी फार्म प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ रैलीज में भी जाते हैं, लेकिन जो उनकी मेन डिमांड थी कि 23 फसलों पर एमएसपी लगा दो, फार्मर के लिए पेंशन दे दो, इन सब
सब के बारे में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन तक नहीं करा है। देख रहे हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सारी की सारी हिपोक्रेसी इनके मैनिफेस्टो पढ़ते ही निकल के सामने आ जाती है। इसके अलावा कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था कि देश भर के एक डिस्ट्रिक्ट में एक वेटरनरी और एक एग्रीकल्चर कॉलेज खोलेंगे। देश में टोटल 806 डिस्ट्रिक्ट है, मतलब टोटल 1600 से भी ज्यादा नए कॉलेजेस खोलेंगे, ऐसा इनका प्रॉमिस है। ये सुन के थोड़ा सा हवाई प्रॉमिस लगता है। एक और हवाई प्रॉमिस आपको दिखाता हूं। अगले 5 साल में डेयरी और पोल्ट्री का आउटपुट ये डबल कर देंगे। अब ये हवाई क्यों है और इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप खुद करण थापर के मुंह से सुन सकते हो। If you actually double the output of poultry and dairy and the demand doesn't increase simultaneously, the price will fall. That also happens. But if you double the value of the output without increasing the output, i.e. it costs more, inflation will go up. इस सेक्शन में कांग्रेस का एक प्रॉमिस है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनका कहना है कि एग्रीकल्चर में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इसको ये डबल कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हमारे ओवरऑल जो आउटपुट आते हैं एग्रीकल्चर से वो बढ़ेगा, तो सिर्फ देश में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी हम इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। फार्मर्स को लेकर इनके जो बाकी प्रॉमिस है आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, पॉज करके आप खुद भी पढ़ लेना। अब बात करते हैं श्रमिक यानी लेबरर्स की। यहाँ पर कांग्रेस ने बहुत सारे प्रोमिस करे, जैसे कि मनरेगा और नेशनल मिनिमम वेज जो है उसको 400 रुपए करने की बात करी है। इसके अलावा लोगों को जो राशन मिलता है उसमें दाल और कुकिंग ऑयल भी इंक्लूड करेंगे। अभी गेहूं चावल ये सब चीजें मिलती हैं। हर उस गांव में जहां पर 2500 से ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर आशा वर्कर की भी अपॉइंटमेंट होगी। आंगनबाड़ी के जो वर्कर्स हैं इनके नंबर को डबल करने का प्रॉमिस है, जिससे कि पूरे देश में 14 लाख नई जॉब्स क्रिएट होंगी। इसके अलावा गिग वर्कर्स यानी स्विगी जोमेटो के जो डिलीवरी बॉयज होते हैं और जो डोमेस्टिक वर्कर्स यानी मेड्स रहती हैं, इनके राइट्स को भी लेकर एक लॉ बनाने का प्रॉमिस कांग्रेस कर रही है। ये पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा स्टेप लगा। जिसकी भी सरकार बने देश के अंदर ये चीज तो इंप्लीमेंट होनी चाहिए, क्योंकि एट प्रेजेंट चाहे डोमेस्टिक वर्कर हो या गिग वर्कर, इनके ह्यूमन राइट्स को लेकर किसी को भी चिंता नहीं है। वहीं बीजेपी वाले इस सेक्शन में भी कुछ नया प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। ये कांस्टेंट थीम है, आप नोटिस करोगे पूरे के पूरे मैनिफेस्टोज में कांग्रेस के प्रॉमिस काफी ज्यादा बड़े बड़े लगते हैं, कुछ अनरीजनेबल भी है लेकिन सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। वहीं बीजेपी का मैनिफेस्टो एकदम बोरिंग सा लगता है, ज्यादा कुछ रिवोल्यूशनरी नए प्रॉमिस नहीं है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस को लगता है कि कौन सी अपनी सरकार बन रही है, कुछ अच्छे प्रॉमिस ही कर देते हैं तो ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे, और बीजेपी को लग रहा है कि भैया सरकार बन गई तो फिर ये सारे पूरे करने पड़ेंगे, इसीलिए ऐसा कुछ मत लिख दो जो पूरा करना पॉसिबल ना हो पाए। लेबरर्स के लिए बीजेपी ने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वाली पीएम सुरक्षा योजना, लाइफ इंश्योरेंस के लिए पीएम जीवन बीमा योजना और स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने के लिए पीएम स्वनिधि योजना जैसी जो चीजें हैं इनको और ज्यादा एक्सटेंड करने की बात करी है। इनको ये डिजिटल नेटवर्क और पोस्ट ऑफिस के नेटवर्क के साथ जोड़कर इसमें एनरोलमेंट और जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको और स्मूथ बनाने का प्रॉमिस कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि हम नेशनल फ्लोर वेजेस को टाइम टू टाइम रिव्यू करेंगे, लेकिन बढ़ाएंगे या नहीं ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया इन्होंने। अब आगे देखो इन्होंने क्या किया है। वीडियो पॉज करके ये 3 पॉइंट एक बार पढ़ के देखो। ऐसा नहीं लग रहा पढ़ने पे कि जैसे ज्यादा जगह भरने के लिए एक ही बात को घुमा घुमा के लिखा गया है। कि जो एग्जाम में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उसमें हम लोग ऐसे घुमा घुमा के सेम बात को 10 तरीके से लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही बीजेपी वाले अपने मैनिफेस्टो में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बीजेपी ने लिखा है कि माइग्रेंट्स को गांव जाने के लिए स्पेशल ट्रेन से चलवाएंगे ताकि उन्हें जाने में दिक्कत ना हो। ऐसी जाने कितनी स्पेशल ट्रेन की जरूरत लॉकडाउन के टाइम पर भी थी, जब माइग्रेंट्स को कई 100 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा था अपने गांव जाने के लिए, लेकिन तब उन्हें कोई ट्रेन नहीं मिली थी। आज भी आप देखो तो ये ट्रेन जितनी भी चल रही है वो इनफ नहीं है, क्योंकि हर दिन ट्विटर पर वीडियो आता है कि 3rd एसी के किसी भी कोच में जाओ जनरल की तरह वो भरा रहता है। जो रिजर्वेशन लेकर भी पहुंच रहा है स्टेशन वो अपनी सीट छोड़ो ट्रेन के अंदर नहीं घुस पा रहा है। बीजेपी में ये दोनों ही चीजें रेलवेज की सबसे बड़ी फेलियर है, जिस पर सबसे कम बात होती है। इसीलिए इनके इस वाले प्रॉमिस को मैं एक हवाई जुमले की कैटेगरी में रखना चाहूंगा। बीजेपी ने बात ट्रक ड्राइवर्स की भी करी है। अपने आप में आप ट्रक देखो तो कार जैसा एसी नहीं होता है, लेकिन ट्रक का केबिन एक ड्राइवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसके घर जैसा होता है। एक इनका जो ट्रिप है वो 10 से 15 दिन तक चलती है। 12-12 घंटे लगातार ये ट्रक चलाने के बाद उसी केबिन में खाना बनाते हैं, वहीं आराम करते हैं। और बीजेपी ये प्रॉमिस करती है कि ये लॉ बनाएंगे कि ट्रक बनाने वाली हर कंपनी को केबिन के अंदर और फैसिलिटीज ऐड करनी पड़ेगी, एसी ऐड करना पड़ेगा। ये एक अच्छा प्रॉमिस है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में फ्रीबीज तो प्रॉमिस नहीं करी, लेकिन जैसे लखपति दीदी वाली योजना थी वैसी ही एक और योजना है जो फ्रीबी जैसी दिखती है, लेकिन यहां पर भी बीजेपी की अप्रोच काफी अलग है। इस स्कीम का नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके थ्रू सरकार गरीबों को फ्री में बिजली देगी, लेकिन ये बिजली सरकार से नहीं आएगी, बल्कि इसके लिए लोगों के घरों पर सोलर रूफ लगवाई जाएंगी, जिनसे जो फ्री बिजली निकलेगी वो गरीबों को फ्री में मिल जाएगी। और इस तरह से फ्री बिजली देने वाली जो स्कीम है मुझे पर्सनली काफी ज्यादा इनोवेटिव और अच्छी लगी। फाइनली बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में, क्योंकि इसमें कांग्रेस ने एक नव संकल्प इकोनॉमी पॉलिसी बनाने की बात करी है। इसके टोटल 3 गोल्स हैं: वर्क,
वेल्थ और वेलफेयर, इसमें टोटल 21 प्रॉमिस करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में लिखते हैं कि हम हजारों जॉब्स देंगे। कैसे? इसके लिए आपको अगला चैप्टर रेफर करना पड़ेगा। अब देखो, इन्होंने अपना मैनिफेस्टो लिखने के बाद मुझे लगता है एक बार पढ़ा तक नहीं है, क्योंकि अगले चैप्टर में आप देखोगे तो लाखों जॉब्स की बात होने लगी है। अभी आप कुछ चैप्टर पहले देख रहे थे कि आंगनवाड़ी में 14 लाख जॉब्स की बातें ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहां पर अचानक से बात लाखों से हजारों पे कैसे आ गई? ऐसा लग रहा है कि मैनिफेस्टो लिखते लिखते लगा होगा कि शायद लाखों जॉब देना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, एक जगह हजारों कर देते हैं, बाकी जगह चेंज करना भूल गए। बीजेपी वाले इससे एक कदम आगे थे। 2019 में तो ये करोड़ों जॉब्स क्रिएट करने की बात कर रहे थे और बाद में बोलते दिख रहे हैं कि अगर आप पकौड़ा बेचते हो ये भी तो एक जॉब है। कांग्रेस के लीडर वैसे तो दिन रात प्राइवेट सेक्टर और बिजनेसमैन को काफी बुरा भला बोलते हैं, लेकिन अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि सबसे ज्यादा जॉब प्राइवेट सेक्टर से ही क्रिएट होगी। इसके बाद ये लिखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी मीडियम और स्मॉल बिजनेस वाले जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करेंगे, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट होंगी जिनकी एजुकेशन और स्किल्स एवरेज है। और ये पढ़ के ऑनेस्टली मुझे बस यही लगा, एवरेज स्किल यू का हो गया भाई, एवरेज स्किल स्किल्ड या सेमी स्किल्ड ना कही जा रही। और ये स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस की क्या इंसल्ट कर रहे हैं कि मतलब यहां तो बस बेकार स्किल वाले लोग ही काम करेंगे। और इसके आगे इनका यूजुअल रेटरिक चलता है कि क्रोनी कैपिटलिज्म के अगेंस्ट काम करेंगे, लेकिन क्या सॉलिड एक्शन लेंगे, कैसे करेंगे, ये कुछ नहीं लिखा है। इसके बाद वेल्थ और वेलफेयर पर भी इन्होंने काफी कुछ लिखा है, लेकिन यहां पर भी कुछ खास इंटरेस्टिंग मुझे देखने को नहीं मिलता। इसका अगला सेक्शन अनएम्प्लॉयमेंट है, जिससे डील करने के लिए इन्होंने टोटल 12 प्रॉमिस करे और ये असली में काम के सेक्शन है। यहाँ पे प्रॉमिस करते हैं कि डॉक्टर, नर्स, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, CFPF, ये सारी जॉब्स होती हैं, इसमें 30 लाख से ज्यादा वैकेंसीज को ये फिल करेंगे और कंपनीज जो भी एडिशनल हायरिंग कर रही होंगी उनको ये टैक्स में रिबेट देंगे। इसके अलावा एक और चीज जिससे आजकल जॉब सीकर्स काफी परेशान है कि भैया सरकारी नौकरीज की ना वैकेंसी का कोई कैलेंडर आता है और ना ही ये लिखा जाता है कि कब तक फिल होने वाली है, और इसको लेकर सरकार कुछ बताती भी नहीं है। तो कांग्रेस का यहाँ पर प्रॉमिस है कि हर एक सरकारी जॉब्स के लिए प्रॉपर वैकेंसी का कैलेंडर निकाला जाएगा। ये अग्निपथ जो स्कीम चली है आर्म फोर्सेस में हायरिंग के लिए, उसको भी वापस लेने का प्रॉमिस करते हैं। बीजेपी की तरह करोड़ों जॉब्स देने का एक प्रॉमिस कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी दिखता है। इनका प्रॉमिस है कि सिर्फ एक सेक्टर से, माइनिंग सेक्टर के अंदर से ही 1.5 करोड़ जॉब्स ये क्रिएट कर देंगे। ऑनेस्टली मुझे ये बीजेपी वाले प्रॉमिस की तरह एक हवाई जुमला लगता है। कांग्रेस स्किल डेवलपमेंट का भी प्रॉमिस करती है। ये एक NGO जैसी बॉडी सेटअप करेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज और कंपनीज के साथ मिलकर हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक नया स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलेगी, जिसमें 18 से 29 साल के जो लोग हैं वो अलग अलग तरह की स्किल सीख सकेंगे। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। ये भी मुझे थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सा प्रॉमिस लगा। यहाँ पर मुझे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की स्कीम ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पर कोई नया इंस्टीट्यूट खोलने की बात नहीं होती है। इस पॉलिसी में लिखा है कि एजुकेशन का जो करिकुलम है उसको ही चेंज कर दिया जाएगा, जिससे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के अंदर हर साल बच्चे अलग अलग तरह की स्किल अपने ही स्कूल और कॉलेजेस के अंदर सीखना शुरू कर देंगे। वहीं बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इकोनॉमी को लेकर काफी सारा फिर से बखान कर दिया, जिसमें भारत ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे इन्होंने बढ़ाया या देश की इकोनॉमी फ्रजाइल 5 से टॉप 5 में कैसी आ गई, ये सारी बातें। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे यहाँ पर काफी जोर दिया गया है। देखो, चाइना की जो ग्रोथ है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, और भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आगे जाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉपर स्टेप्स और प्लान लिखे हैं, जो मुझे पर्सनली काफी सही लगता है। इसमें एविएशन, शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल, EV, ये जितने भी सेक्टर्स हैं, इसमें पॉलिसीज के थ्रू कैसे मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाएगा, इसके बारे में बातें लिखी।